और देश के टैलेंटेड बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? इस वीडियो से शुरू हो रही है क्लास 12th की फिजिक्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर क्लास 11th की फिजिक्स के साथ साथ क्लास 12th की भी फिजिक्स को आप स्टार्ट करो। फिर मैंने भी सोचा कि यार क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के ही बच्चे होते हैं, तो पैरेलल में क्लास 12th की भी फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। दोनों पर वीडियोस मैं बनाऊंगा और आपको 11th की और 12th की दोनों की वीडियोस मिलती रहेंगी। देखिए, क्लास 11th में हम लोगों से बहुत तरह की मिस्टेक्स जाने अनजाने हो जाती हैं, हम लोगों से भी हुई थी। कई बार हम लोगों के फ्रेंड सर्किल बहुत ही गड़बड़ तरह के हो जाते हैं, हम लोग ज्यादा टाइम तफरी करते रहते हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। बट अब उन सारी चीजों को साइड में रख के क्लास 12th की पढ़ाई पर आपको फोकस करना है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 10th पास आउट करने के बाद 11th में लेना था मैथमेटिक्स, बट सिंस उन्होंने बायोलॉजी लिया है इसलिए हम भी बायोलॉजी लेने के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर जाना था किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां अच्छी पढ़ाई होती है, बट हम एडमिशन कहीं और ले लेते हैं उनके चक्कर में, क्योंकि उन्होंने वहां पे एडमिशन लिया हुआ है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं, बट कोई नहीं, उम्र है, सभी के साथ होता है। बट अब आपको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए और क्लास 12th में स्पेशली फिजिक्स को बहुत ही गंभीरता से पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 11th 12th तो किसी भी स्टूडेंट को बहुत ही सीरियसनेस के साथ पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको मेडिकल लाइन में जाना है, आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट का कुछ करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, वो आप करना। बट 11th 12th तो ढंग से पढ़ लो कम से कम। तो इस वीडियो से अब शुरू हो रही है क्लास 12th की फिजिक्स। रेगुलरली आपको वीडियोस देखती जानी है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेरी वीडियोस देखो, बट अब तो आपको और आपकी इस जनरेशन को इतना अच्छा यूट्यूब का एक गिफ्ट मिला हुआ है। हम लोग के टाइम में तो वैसे ही बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ टाइप के टीचर्स होते थे, थकेले एकदम, और कुछ समझ में भी नहीं आता था। बहुत बहुत मगजमारी करी है हम लोगों ने फिजिक्स सीखने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए। बट अब आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्लास 12th में फिजिक्स में क्या है। अगर हम पूरे 10+2 के इंटरमीडिएट के फिजिक्स के स्ट्रक्चर को देखें, तो बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस डाली गई हैं आपके 11th और 12th के सिलेबस में। जैसे हमें मैकेनिक्स पढ़ना है, हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है, हीट यूनिट पढ़ना है, लाइट यूनिट पढ़ना है, वेव यूनिट पढ़ना है। वैसे ही क्लास 12th फिजिक्स की जो स्टार्ट होती है, जो शुरुआत होती है, वो फिजिक्स की एक बहुत ही तगड़ी ब्रांच से होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टार्ट हो रही है फिजिक्स क्लास 12th, और इसमें सबसे पहले हमें मिलेगा एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांच फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली फिजिक्स में पहले, फिजिकल वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग सेपरेट फिनोमिना समझा जाता था। बट एक सुपर साइंटिस्ट ने दोनों को यूनिफाई किया, उनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। फिजिक्स में बहुत जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे के जो वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त यूनिफिकेशन किया है। जैसे कि स्पेस और टाइम का यूनिफिकेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, जिसको अब हम लोग कंबाइंड फॉर्म में स्पेस टाइम कहते हैं। वैसे ही उन्होंने मास और एनर्जी का भी यूनिफिकेशन किया। पहले मास को अलग और एनर्जी को अलग समझा जाता था, पर उन्होंने बताया कि नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc²। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिलाकर अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, और इसी से आपके क्लास 12 की फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पूरा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं, उनमें जितने भी हम लॉज पढ़ेंगे, जितने भी फिजिकल फिनोमिना का अध्ययन करेंगे, वो अल्टीमेटली रिलेटेड होगी एक कॉन्सेप्ट से, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं से पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सारी की सारी कहानी होने वाली है।
तो इस वीडियो में, इस पहले लेक्चर में बेसिकली हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज को ही समझना है। बट सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस को भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है, अगर क्लास 11 में हमने ढंग से नहीं पढ़ा है तो उसका कितना इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है, इन सब चीजों को भी जानना होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब हम अंदर इंटर करते हैं तो इसमें भी बेसिकली हमें दो चीजें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नोट्स बना रहे नहीं बना रहे? नोट्स जरूर बनाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, और फिर लेटर सेक्शन में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रो डायनामिक्स, वैद्युत गतिकी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उनमें बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होगा रेस्ट स्टेट में। इलेक्ट्रिक चार्ज किस स्टेट में होगा? रेस्ट स्टेट में। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है ये होगा डायनामिक स्टेट में या मोशन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट स्टेट में होगा और उससे रिलेटेड हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं इसको मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, जो बेस्ट तरीका है पढ़ने का। हो सकता है कि आपको अपने स्टेट बुक बोर्ड की बुक में या फिर एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर्स के नाम है वो अलग तरीके से थोड़े दिखे, उससे परेशान नहीं होना है। पढ़ना सारी चीजें हैं, कवर सारी चीजों को करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, वैद्युत आवेश। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, वैद्युत बल। फिर हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चलिए यहां भी लिख देते हैं, वैद्युत आवेश, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद हमें इसमें बहुत ही मस्त चैप्टर पढ़ना है, वो है गॉसेस लॉ। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। और एक चैप्टर और पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो ये इतने चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डाले गए हैं। सारे के सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकली बहुत ही रिच चैप्टर है। अगर हम क्लास 11 की फिजिक्स को देखें और क्लास 12 की फिजिक्स को देखें तो वैसे तो फिजिक्स के हर ही चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने ही करने पड़ते हैं, बट ये जो क्लास 12 की आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हो या आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें एक से एक न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है बच्चों को कि ये समझ में आता है तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं समझ में आता तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, ऐसा भी हो जाता है। बट ऐसा नहीं होगा, अगर आप सीरियसली पढ़ोगे, रेगुलर क्लासेस वीडियोस देखोगे तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कंसेप्ट या कोई भी न्यूमेरिकल समझ में ना आए। हाँ, मैं एक चीज और कहूंगा कि कई बच्चों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं कि उन्हें नहीं समझ में आता। अब इसमें आगे हम इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आप लोगे तो वहां भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो पॉलिटेक्निक में या फिर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल ब्रांच आप तभी लेना जब यहां पे आपको कंसेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है। तो ये इतने सारे चैप्टर्स हो गए। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तरफ। इसमें जो हमें पहला चैप्टर पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वैद्युत चालन। इसमें हम समझेंगे कि किसी भी वायर में करंट क्यों फ्लो करती है। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, 9th-10th में भी आपने आई होप सुना होगा। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे एक चैप्टर सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही न्यूमेरिकल्स उसमें हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है ये।
उसके बाद इसमें शुरुआत होगी मैग्नेटिज्म की, और हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो होगा मैग्नेटिज्म। उसी में फिर पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि पृथ्वी का चुंबकत्व। और उसके बाद फिर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है डेडिकेटेड टू माइकल फैराडे। और उसके बाद इसमें एक और चैप्टर पढ़ेंगे, वो होगा एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। बहुत ही तगड़ा यूनिट है, बहुत ही जबरदस्त यूनिट है, न्यूमेरिकली बहुत ही रिच यूनिट है। अब अगर हम बात करें कि इतनी सारी जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, इसमें किन किन साइंटिस्ट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया है, जैसे कि कुलाम हो गए, जैसे कि ओम हो गए, आंद्रे मैरी एम्पियर हो गए, माइकल फैराडे हो गए, फ्रैंक हर्ट्ज हो गए, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल हो गए। बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब इन सारे चैप्टर्स को समझने के बाद अब हमें समझना चाहिए जो बेसिक कंसेप्ट है, जो फाउंडेशन है इन सभी चीजों का, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब आगे बढ़ते हैं और मोस्ट बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए या आप अपने फ्रेंड्स से पूछें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो जनरली लोग जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों पता होता है, उनसे अगर आप इंग्लिश में पूछो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो बोलते हैं वैद्युत आवेश। हिंदी में पूछो कि वैद्युत आवेश क्या है तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू इतनी होती है, बट कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझने के लिए थोड़ी देर के लिए साइंटिस्ट बन जाते हैं और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनमें से कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। उनमें से एक सबके जाने माने फंडामेंटल पार्टिकल को ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में मास होता है, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कुछ दूरी पर एक और इलेक्ट्रॉन रखा है, इसमें भी मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और मास की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। हम चाहे तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ वाला फॉर्मूला, Fg इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। m1 m2 में इसका ऑर्डर देखिए -31 है, तो जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, बहुत ही हल्का सा फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू भी हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, एक दूसरे के समीप आने चाहिए। बट अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आने की बजाय बहुत ही पावरफुल फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है। हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आने चाहिए, बट ये दोनों इससे बहुत ही ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। तो एज अ साइंटिस्ट हम इसमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में मास के अलावा एक कोई दूसरी इंट्रिंसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसा फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इस फोर्स को सबसे पहले नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल।
और जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है, उसी को हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनमें से सभी पार्टिकल्स पर नहीं, कुछ खास खास पार्टिकल्स पे ही मास के अलावा एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, एक दूसरी इनहेरेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी होती है, एक अंतर्निहित गुण होता है, जिसकी वजह से वो वैसे ही दूसरे पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक दूसरा बहुत ही जबरदस्त फोर्स लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वजह है, जो कॉज है, उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ खास खास एलिमेंट्री पार्टिकल का वो अंतर्निहित गुण है, जिसकी वजह से वो वैसे ही दूसरे पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट मींस अब हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रिक चार्ज अब क्यों हो रहा है। नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि मास को भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी समझा जाता था, बट अब हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मास है वो एक बोसॉन पार्टिकल, हिग्स बोसॉन की वजह से होता है। और पीटर हिग्स नाम के साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी को डेवलप किया था, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। अगर हम यही एक्सपेरिमेंट दो प्रोटॉन्स के साथ कंटिन्यू करें, यानी एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को फिर से उतनी ही दूरी पर रख दें, उतने ही डिस्टेंसेस पर रख दें, तो प्रोटॉन में भी मास होता है, तो इनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। बट हम देखते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बजाय इतने ही पावरफुल फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मीन्स हम फिर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी इसमें है यानी कि इलेक्ट्रॉन में, वही प्रॉपर्टी प्रोटॉन में भी होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन में मास के अलावा एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं वो है, तो प्रोटॉन में भी मास के अलावा वो प्रॉपर्टी यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज जिन पार्टिकल्स में होगा उनको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। सभी पार्टिकल्स में ऐसा नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, म्यूऑन, उसके बाद पाई मेसॉन, अल्फा पार्टिकल, इन ऐसे कुछ पार्टिकल्स पर प्रकृति ने मास के अलावा एक और प्रॉपर्टी दी हुई है, उसे ही हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन हुआ, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर में रिपल्सन हुआ, और उतना ही फोर्स लगा। इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि चार्ज का जो अमाउंट है वो जितना इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही अमाउंट प्रोटॉन पे भी है। बट अगर हम अगली बार एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का पेयर लें तो हम पाते हैं कि अब वो उतने ही पावरफुल फोर्स से एक दूसरे को अब की बार अट्रैक्ट करते हैं। अब ये बड़ी अजीब चीज हो गई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हुआ, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर के लिए अब अट्रैक्शन होने लगा। इट मींस जो प्रॉपर्टी इसमें है वही प्रॉपर्टी इसमें भी है। जितना अमाउंट उस प्रॉपर्टी का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रॉन में है उतना ही अमाउंट प्रोटॉन में भी है। बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नेचर में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पेयर में अब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। इट मींस दोनों पर चार्ज का अमाउंट तो सेम है, बट दोनों का जो नेचर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहा जाता है। और ये एक परंपरा है, शुरू में वैज्ञानिकों ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसे ही डिसाइड किया था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मम्मी की बहन मौसी होगी, तो वही चली आ रही है परंपरा। वैसे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कह दिया गया शुरू में, तो हम लोग अब उसी को फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। शुरू में अगर अपोजिट बनाया गया होता तो आज भी हम लोग वही अपोजिट पढ़ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज और प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को न्यूट्रॉन के साथ दोहराएं, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इनमें ऐसा पावरफुल रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं होता। ये सिर्फ एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस इस न्यूट्रॉन में मास के अलावा वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, वो प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन में नहीं होती। न्यूट्रॉन में सिर्फ क्या होता है, मास होता है।
तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सारे के सारे पार्टिकल्स को प्रकृति ने ये खास गुण नहीं दिया, खास प्रॉपर्टी नहीं दी। कुछ खास खास पार्टिकल्स ही होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो क्लियर हो गया आपको? ये कुछ खास खास पार्टिकल्स का इंट्रिंसिक या फिर इनहेरेंट या फिर अंतर्निहित गुण है, जिसकी वजह से वो वैसे ही दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगाता है। वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो रहा है, लग रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज क्लियर हो गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले हमें फिजिक्स में जब भी कोई क्वांटिटी मिलती है, हमें हाय हेलो करने के साथ साथ दो चीजें तो उसके बारे में तुरंत पता करनी चाहिए। पहली कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी चीज कि उसका एसआई यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक अदिश भौतिक राशि है। पहली चीज क्लियर हो गई, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी चीज, इसका अगर एसआई यूनिट हम देखें तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, जो कि वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम के सम्मान में रखा गया है। कूलम के अलावा आपको दो यूनिट और मिलेंगी, एक मिलेगा माइक्रो कूलम, एक मिलेगा पिको कूलम। तो ये भी न्यूमेरिकल्स में अक्सर दिखेगा आपको, तो हमें पता होना चाहिए। एक माइक्रो कूलम में 10 टू द पावर -6 कूलम होता है, और एक पिको कूलम में 10 टू द पावर -12 कूलम होता है। फिर अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे सपोज आपने 2 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया, फिर 3 माइक्रो कूलम का चार्ज डाला उस पे, फिर आपने -7 माइक्रो कूलम का चार्ज डाला। अगर पूछा जाए कि भाई इस पर टोटल कितना चार्ज आया, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे एल्जेब्रिक सम करना चाहिए। एल्जेब्रिक सम करके इसको हम टोटल चार्ज कितना लिखेंगे। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, चाहे छोटा Q हो चाहे बड़ा वाला Q हो। तो 2 और 3 5 और -7 आएगा -2 माइक्रो कूलम। यानी टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कभी भी हमें वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली एल्जेब्रिक सम से ही आपको टोटल चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। अगली चीज देखते हैं इसमें, अगर हम चार्ज और मास में रिलेशन देखें, तो जैसे कि मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बट मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, बट चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक सिंपल न्यूट्रॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, उस पर चार्ज नहीं है, चार्ज की वैल्यू 0 है, बट मास होता है। तो मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, बट किसी भी पार्टिकल जिसमें चार्ज है, चार्ज के एग्जिस्ट करने के लिए मास का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। तो चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि चार्ज और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेट में हो चाहे वो मोशन स्टेट में हो, उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, बट मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास m0 हो, अगर वो v वेलोसिटी से मूव करने लगे, उसका डायनामिक मास होता है m इज इक्वल्स टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि मास भी चेंज होने वाली क्वांटिटी है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद चार्ज स्पिन पे भी डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पिन ऑल्सो। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो ऐसे घूमे चाहे वो ऐसे घूमे, उसका जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के अगर चार्ज की हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है
पहली बात हम लोगों ने भी क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे हम चार्ज को नेगेटिव मानते हैं और प्रोटॉन पर हम कैसा चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव। फिर एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो चार्ज का अमाउंट है वो एकदम सेम होता है, बट दोनों का नेचर अपोजिट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। इन पर चार्ज की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप स्मॉल ई बोलेंगे, स्मॉल ई सिंबल भी अगर कहीं लिखा हो इट मीन्स इतना ही चार्ज होगा। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आप एक चीज ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हम अर्थमेटिक के हिसाब से देखें और आपसे पूछें कि भाई आप बता दो -2 ज्यादा है कि +2 ज्यादा है, तो आप बोलोगे भाई ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। 2 -2 से बहुत ही ज्यादा है। बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। एक की वैल्यू नेगेटिव और दूसरे की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि प्रोटॉन पर ज्यादा चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कम चार्ज होता है। दोनों पर जो चार्ज का अमाउंट है, जो चार्ज की मात्रा है, वो एकदम बराबर होती है। बस दोनों का जो नेचर है, दोनों की जो प्रकृति है, उसको अपोजिट करने के लिए प्रोटॉन को हम पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं। बट दोनों पर चार्ज अमाउंट में एकदम सेम होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का जो रेशियो होता है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो E/m इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। और इसकी वैल्यू होती है -1.75 इंटू 10⁻15 कूलम पर केजी। तो सबसे पहले बेसिकली स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया गया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। उसके बाद फिर इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करी गई और फिर उसी का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो प्रोटॉनिक चार्ज बन गया। ये क्लियर हो गया आपको? अब इसमें हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक बेसिक सा सिंपल सा पॉइंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं, उसको हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। उस पर चार्ज की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, उस पर चार्ज की वैल्यू को घटा सकते हैं, इवन उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी कर सकते हैं। बट किसी भी इवेंट में नेट चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट मींस अगर हम पूरे यूनिवर्स में देखें तो यूनिवर्स में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जितना भी चार्ज है वो हमेशा उतना ही चार्ज बना रहेगा। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज को क्रिएट भी किया जा सकता है, बट एज अ होल किसी भी प्रोसेस में नेट चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे देखने पे लग रहा है कि यार चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, तो उतना ही चार्ज किसी दूसरी जगह पे क्रिएट हुआ होगा, और कहीं पे चार्ज ऐसे क्रिएट हो रहा है तो उतने ही अमाउंट में कहीं भी चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो रहा होगा। तो एज अ होल चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? जैसे कभी कभी क्या होता है कि हाई परमाणु भार, अगर किसी का एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा है किसी न्यूक्लियस का, तो उस पर जब गामा फोटोन गिरता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जन्म होता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर अगर हम मिलाकर चार्ज देखें तो जीरो होगा। तो गामा रेज, उसमें चार्ज जीरो, जो क्रिएट हुआ वो दो चार्ज पार्टिकल थे पर उन पर भी मिलाकर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। तो किसी भी इवेंट में नेट चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं होता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए अगर उसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सपोज इसी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम इस पर प्रोटॉन नहीं देंगे। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के भीतर होता है, न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम लोग एज अ कॉम्बिनेशन न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो नाभिक के भीतर, न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन होता है, उसको निकाल के हम इस पे नहीं देंगे। उसके लिए तो फिर न्यूक्लियस को तोड़ना होगा, वो इतना आसान प्रोसेस नहीं होता। तो इसको अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और वैसे ही अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे।
तो चार्जिंग का जो प्रोसेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है या फिर नेगेटिवली चार्ज करना है, किसी भी वस्तु को धनावेशित या फिर ऋण आवेशित करने के लिए हम या तो उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर उससे इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। यह है चार्जिंग का प्रोसेस। फिर एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए हमने अपने हाथों को ऐसे रगड़ा, इससे फ्रिक्शन से क्रिएट हुई हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से जंप करके इस हाथ में आ गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज और ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। बट इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों मेरे इस हथेलियों का मास भी चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इससे इसमें आया है तो इसका मास थोड़ा सा ही सही बट बढ़ेगा, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका मास थोड़ा सा ही सही बट कम हो जाएगा। तो चार्जिंग के प्रोसेस में ऑब्जेक्ट के मासेस भी बदल जाते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज, अब चार्जिंग समझ लेने के बाद अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। आज के समय में जो मिनिमम करेंसी हम किसी को दे या फिर उससे ले सकते हैं वो कितना है? वो है 1 रुपए। तो 1 रुपए के इंटीग्रल मल्टीपल में ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पॉसिबल है ना। हम किसी को 35 रुपीज देना चाहें तो दे सकते हैं, 37 रुपीज भी दे सकते हैं, 100 रुपीज भी दे सकते हैं, 1000 रुपीज भी दे सकते हैं, 792 रुपीज भी दे सकते हैं। पर क्या किसी को 1 रुपए 30 पैसे दिया जा सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या किसी को 79 पैसे दिया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या किसी को 1 रुपए 23 पैसे दिया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह हो सकता है फ्यूचर में ये सब 1 रुपए 2 रुपए भी खत्म हो जाए, 5 रुपीज का मिनिमम मतलब ट्रांजैक्शन का पॉसिबल वैल्यू हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाए, हो ही जाएगा कभी ना कभी ऐसा। बट अभी तो मिनिमम जो करेंसी पॉसिबल है देने लेने के लिए वो 1 रुपए है। वैसे ही चार्जिंग में हम जो मिनिमम चार्ज दे या फिर ले सकते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यही है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बट जो चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है वो हमेशा इसी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी E के इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण गुणज के फॉर्म में ही संभव है। यानी E का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 4000 गुना 4 लाख गुना ही हम दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं। 2/3 E का चार्ज नहीं दिया जा सकता, -1/3 E का चार्ज ना किसी को दिया जा सकता है ना किसी को लिया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी क्लियर हो गया। इससे अब चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला समझेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमें चार्ज करना है, तो अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने एक E का चार्ज दिया, फिर एक और E का चार्ज दिया, एक और E का चार्ज दिया, ऐसे करते करते टोटल आपने N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो इस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बनेगा वो होगा Ne का। तो Q इज इक्वल्स टू Ne। और ऐसा ही अगर ऐसा ही N इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए जाए तब इस पर जो चार्ज बनेगा वो पॉजिटिव होगा, और देंगे तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर N इलेक्ट्रॉन दिया या लिया जाए तो जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस Ne। ये है इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम इलेक्ट्रॉन अगर देते जाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर जो उस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बनेगा वो 1 कूलम होगा। अगर 1 कूलम को हम पॉजिटिव ले रहे हैं इट मींस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और अगर नेगेटिव लेंगे इट मींस इलेक्ट्रॉन को देंगे। तो चलिए यहाँ पॉजिटिव ली गई है वैल्यू, तो यही मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो ये लगातार पॉजिटिवली चार्ज होता चला जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद, निकालने के बाद इस पर जो चार्ज बचेगा बनेगा वो 1 कूलम का होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू Ne। Q कितना हो रहा है? 1 कूलम,
एन हमें कैलकुलेट करना है। ई की वैल्यू अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो ई की भी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी होगी, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ अगर क्यू को आप नेगेटिव लेंगे तो ई की भी वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे। ये हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ से n की वैल्यू हमें मिलेगी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व करने पे आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतने इलेक्ट्रॉन, छोटी संख्या है बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, इट्स अ ह्यूज नंबर। इतने इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो जाके उस ऑब्जेक्ट पे 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये था पहला फॉर्मूला, और उस पर एक छोटा सा और सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से एग्जांपल यही है, और ये एक फैक्ट भी है, ये याद भी रहना चाहिए कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होती है। तो चार्ज के बारे में इतनी बेसिक चीजें क्लियर हुई, और अब चलते चलते एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि चार्ज की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो हम दे या ले नहीं सकते। जब भी हम चार्ज का इधर उधर आदान प्रदान करेंगे, चार्ज को देंगे या चार्ज को लेंगे, वो हमेशा ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के ही फॉर्म में पॉसिबल हो पाएगी। बट ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फ्रैक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है। जैसे ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, अभी तक इलेक्ट्रॉन के भीतर कुछ नहीं मिला है, नथिंग इनसाइड, बट प्रोटॉन के भीतर और न्यूट्रॉन के भीतर क्वार्क्स होते हैं। किसी भी प्रोटॉन के भीतर, यह है हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन के भीतर 2 अप क्वार्क होता है और 1 डाउन क्वार्क होता है। दीज आर व्हाट? दीज आर क्वार्क्स। अप क्वार्क पे +2/3e का चार्ज होता है और एक डाउन क्वार्क पे -1/3e का चार्ज होता है। तो अगर हम यहां से प्रोटॉन पर टोटल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से देखिए कितना चार्ज बनेगा, +2/3e +2/3e -1/3e। ये कितना आएगा? ये आएगा +e, यानी कि +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये है प्रोटॉन के भीतर की कहानी। प्रोटॉन के भीतर क्या होते हैं? क्वार्क्स। तो सोचिए जरा, अगर प्रोटॉन के भीतर फर्दर कोई और पार्टिकल है छोटा उससे भी, तो क्या इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे? नहीं बोल सकते। तो प्रोटॉन, ध्यान रहे, एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन अभी तक एक फंडामेंटल पार्टिकल है। वैसे ही बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के भीतर क्या होता है? न्यूट्रॉन के भीतर ऐसे ही 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। तो इस पर अगर हम चार्ज टोटल कैलकुलेट करें तो +2/3e -1/3e -1/3e, इट बिकम्स 0। इसलिए हम बोलते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है? वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये है न्यूट्रॉन, और ये कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के हों और कुछ ऐसे आप एग्जांपल्स दो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के हों, तो जैसे प्रोटॉन, जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन, जैसे कि अल्फा पार्टिकल, ये सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हुए हैं, पर शुरुआत में बेसिक्स से अगर देखें हम तो ऐसे ही एग्जांपल्स हमको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स में दिखेंगे। तो फिर कभी और पार्टिकल्स की चर्चा होगी। और अगर हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात करें तो जैसे म्यूऑन पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया, ये सारे के सारे पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में अब यही रहते हैं। अब अगली वीडियो में चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा उससे रिलेटेड एक खूबसूरत सा लॉ पढ़ेंगे, विच इज नोन एज कूलम्स लॉ।